मॉक देना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, मॉक को उसके बाद असली काम शुरू होता है कि उस मॉक से हमें वीकनेसेस ढूंढनी है, वीकनेसेस ढूंढ के उनको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये सब रियल पर्पस ये होता है मॉक का। आप मॉक को ज्यादा ऐसे फीलिंग मत लीजिए, डू नॉट रोमांटिसाइज योर मॉक प्रेपरेशन। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो लास्ट मॉक में बिल्कुल टेरिबली फेल होते हैं, फिर भी वो जाके एक्चुअल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। रीजन एक ही है कि वो सेल्फ बिलीव उनका बहुत अच्छा है, सेल्फ बिलीफ उनका अच्छा है और वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। उसके 50-50 सवाल करो एक एक टॉपिक के। ठीक है, ये होता है एक्शन लेना। You have to take massive actions, otherwise the purpose of mock has been wasted. In quantitative aptitude and reasoning, accuracy less than 95% is not acceptable. Yes, it देखो there is a range, इस रेंज के बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाओ। ठीक है, जो आपके गलत हो रहे हैं, जो गलत हुए हैं उसमें देखो कि इसमें आपने क्या इंट्यूशन लगाया था एंड एक्चुअल में क्या लगना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दीज डेज। तो वो क्वेश्चन ये है कि सर एसबीआई क्लर्क का पेपर सिर पे है, 4-5 दिन बाद पेपर है और मेरे मॉक्स में मार्क्स ही नहीं आ रहे सर, ना परसेंटाइल आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, डीमोटिवेशन हो रहा है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है। तो सर कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि मॉक में एक्चुअली मार्क्स बढ़ते कैसे हैं, और दूसरी चीज इस चीज पे बात करेंगे कि कम मार्क्स भी हैं तो कॉन्फिडेंस को कैसे रिटेन रखें, जिससे कि हमारा एक्चुअल एग्जाम हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम परफॉर्म कर पाए। तो यही चीजें सब कुछ बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो रियल पर्पस ऑफ मॉक भी समझेंगे। तो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट, सो इफ़ यू वांट टू स्पीड अप योर लास्ट वीक प्रैक्टिसिंग फॉर एसबीआई क्लर्क 2021 तो आपको बंडल पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट का एक कॉम्बो पैकेज गाइडली लेके आया है 399 में, जिस पे भी अगर आप RKS 12 लगाओगे तो आपको 350 के आसपास ये पड़ जाएगा। तो ये शायद ट्यूसडे तक वैलिड है ऑफर। यू कैन ग्रैब इट विद RKS 12 टू गेट द 12% ऑफ। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू टेक ऑल द मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे, एसएससी, इसके सारे एग्जाम कवर होंगे और ये भी काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल सकता है 499 में, जिस पे भी अगर आप RKS 12 लगा लोगे तो आपको 440 का ही पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन ग्रैब दिस ऑफर एज वेल। दिस ऑफर इज़ ऑल्सो वैलिड टिल ट्यूसडे। और अगर आपको ग्रैंड बंडल PDF चाहिए तो ये भी आप ले सकते हैं विद RKS 12। तो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हाँ जी, कुछ 5-6 चीजों की मैं बात करूंगा। ठीक है, 5-6 चीजों की बात करूंगा, अगर आपने वो ढंग से समझ ली तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। मॉक्स में कम भी आएंगे तो भी आप उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करोगे और आपका एक्चुअल एग्जाम खराब नहीं होगा इस कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर इन मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है रियल पर्पस ऑफ मॉक। रियल पर्पस ऑफ मॉक यही होता है भाई कि आपको देखो, मॉक हम क्यों खरीदते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज हम हमेशा खरीदते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 10 मतलब 20 मॉक प्री से पहले दें, 10 मॉक मेन से पहले दें। तो वो मैं क्यों कहता हूँ, देखो रियल पर्पस ऑफ मॉक होता है, पहली चीज होती है कि हमें इंड्योरेंस लानी है अपने अंदर। वहां 1 घंटा प्री में बैठना पड़ता है, 3 घंटे मेंस में बैठने पड़ते हैं। तो वो अगर हम एक जगह जगह पे बैठ के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे हमारा माइंड अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, इसलिए मॉक देते हैं। तो मॉक को एक प्रैक्टिस की तरह लेना है, प्रैक्टिस मैच की तरह। जब प्रैक्टिस मैच खेलने जाता है कोई भी क्रिकेटर तो ही ट्राइज टू हिम एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेल। तो आपको भी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देखो, मॉक के मार्क्स आपके बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पता है। देखो कोई पूछ रहा है आपसे मॉक के मार्क्स क्या है, नहीं पूछ रहा ना। तो रियल पर्पस है, एक तो आपका स्टेमिना बिल्ड करना, दूसरा आपकी इंड्योरेंस बढ़ाना, तीसरा आपका प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना। ठीक है, और चौथा है कि आपकी स्ट्रेटेजी को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट देना, जिससे कि आप एक फाइनल स्ट्रेटेजी बना पाए और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक जो टॉपिक्स है उनको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो मॉक के मार्क्स अगर कम आ जाए तो रोना नहीं है, ज्यादा आ जाए तो ऐसे उछलना नहीं है, एक न्यूट्रल वे बना के रखना है। मॉक देना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, मॉक को उसके बाद असली काम शुरू होता है कि उस मॉक से हमें वीकनेसेस ढूंढनी है, वीकनेसेस ढूंढ के उनको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये सब रियल पर्पस ये होता है मॉक का। आप मॉक को ज्यादा ऐसे फीलिंग मत लीजिए, डू नॉट रोमांटिसाइज योर मॉक प्रेपरेशन। ठीक है, तो दूसरी चीज, पहली चीज रियल पर्पस आप समझ गए। ठीक है, डर घबराना नहीं है बिल्कुल। दूसरी चीज है आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। अब आइडेंटिफाई कैसे करनी होती है मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई ऐसे करनी है कि अभी आपने काफी मॉक दे दिए होंगे तो अपने पिछले 3 या 4 या 5 मॉक उठाओ। ठीक है, उनमें देखो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने कॉन्स्टेंटली गलत किए हैं। जो टॉपिक कॉन्स्टेंटली गलत किए हैं
उनको उठा लो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है। तीसरी चीज आती है रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। सिर्फ आइडेंटिफाई करने से ही कुछ नहीं होगा, इफ यू डू नॉट टेक एक्शन तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो द मिस्टेक्स यू हैव फाउंड, यू हैव टू रेक्टिफाई देम। तो रेक्टिफाई कैसे करते हैं? मान लो जो आपने 3-4 मॉक्स उठा के जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए ना, उन टॉपिक्स को उठाओ 1 बाय 1, ठीक है। एक दिन पूरा चाहे इसी पे ले लो कि ये मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स डे है, ठीक है। उन टॉपिक को उठाओ जो पिछले 3-4 मॉक्स में गलत हुए हैं, उसके 50-50 सवाल करो एक एक टॉपिक के, ठीक है। ये होता है एक्शन लेना। यू हैव टू टेक मैसिव एक्शंस, अदरवाइज द पर्पस ऑफ मॉक हैज बीन वेस्टेड। अगर आप मॉक के पर्पस को पहचान गए हैं तो आप आइडेंटिफाई भी करेंगे, रेक्टिफाई भी करेंगे, एंड देन यू विल कम स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट मॉक, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने बताया रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स कैसे करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि लुक एट योर परसेंटाइल नॉट योर मार्क्स। अगर आप परसेंटाइल को देखोगे तभी आपको, परसेंटाइल इज अ बेटर इंडिकेटर आई वुड से। व्हाई बेटर इंडिकेटर? क्योंकि परसेंटाइल से आपको हर लेवल का मॉक देखो अलग होता है, तो परसेंटाइल से आपको पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड अमंग ऑल द एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो जब आप देखेंगे परसेंटाइल, तो परसेंटाइल से आपको, जैसे आपकी 93 परसेंटाइल है, इसका मतलब है यू आर इन द टॉप 7% ऑफ द एस्पिरेंट्स हु हैव गिवन दिस पर्टिकुलर मॉक। तो परसेंटाइल देखो हमेशा, और परसेंटाइल अगर आपकी 70, 80, 90 है तो यू आर ऑन अ very good track and you can crack it anytime. Just you have to remove your silly mistakes and you have to identify mistakes and rectify them, ठीक है। तो ये चीज है कि परसेंटाइल को देखना है, मार्क्स को नहीं देखना। इसके बाद चौथी चीज है, चौथी पांचवी जो भी है, स्पीड और एक्यूरेसी में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश में अगर बात करें तो मैं बोलूंगा कि एक्यूरेसी आपके हाथ में कुछ हद तक नहीं भी है, कुछ हद तक है भी है। तो उसमें तो मैं हमेशा 30 अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, मतलब ऐसे डेलिबरेटली नहीं कि मतलब मेरे को कुछ हवा ही नहीं लग रही है फिर भी मैं 30 अटेम्प्ट करूंगा, नहीं। एक दो छूट गए तो कोई बात नहीं, बट यू हैव टू विजिट एवरी क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के हर क्वेश्चन को विजिट करना है, और होना चाहिए कि आपका सही हो वो सवाल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और आरसी के लिए अगर आप टाइम बचाओगे तो इंग्लिश में मॉक में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बाकी इन रीजनिंग एंड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, make sure that your accuracy is at least 98%. You should not do any mistake. You should avoid the silly mistakes. ये silly mistake अगर आप करोगे तो बहुत सारे मार्क्स आपके कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, और आपको पता है कि बैंकिंग में तो 0.25 मार्क की भी बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या करना है, पूरा 100% एक्यूरेसी के लिए जाना है, ठीक है। इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग accuracy less than 95% is not acceptable. Yes, it is acceptable in English but not in quantitative aptitude and reasoning, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बना के रखना आपको। इसके बाद देखो क्वांट और रीजनिंग में तो जो मैंने बताया ना कि अगर आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली, फिर रेक्टिफाई करने के लिए आपको उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन कर लेने, तो वैसे हो जाएगी। इंग्लिश में देखो वैसे पॉसिबल नहीं है कि एक एक टॉपिक को उठा के आप फिर से 50-50 सवाल करो, ठीक है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाने का यही रूल है कि आपके मान लो 30 में से 15 मार्क्स आए, ठीक है, जो बाकी 15 कटे हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन उठाओगे वो कौन से क्वेश्चन में कटे हैं। देखो देयर इज अ रेंज, इस रेंज के बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है, जो आपके गलत हो रहे हैं। जो गलत हुए हैं उसमें देखो कि इसमें आपने क्या इंट्यूशन लगाया था एंड एक्चुअल में क्या लगना चाहिए था। जो आपने लगाया था उसको भूलने की कोशिश करो, और भूलोगे कैसे, आप एक नई नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स लिखो, ठीक है। इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है कि आप बार बार अपनी मिस्टेक्स लिखो, जिससे आपको पता चले कि नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स यू डू नॉट डू इट रॉन्ग, ठीक है। तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी रहती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर तो शायद आप ऐसे रगड़ रगड़ के क्लियर कर ले, लेकिन जिंदगी में भी मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। आप लास्ट तक भी लड़ते रहिए। देखो क्या होता है, कई बार मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो लास्ट मॉक में बिल्कुल टेरिबली फेल होते हैं, फिर भी वो जाके एक्चुअल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। रीजन एक ही है कि वो सेल्फ बिलीव उनका बहुत अच्छा है, सेल्फ बिलीफ उनका अच्छा है,
और वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो ये कहते हैं कि चल कोई बात नहीं यार, अच्छा वो इधर ही कम आया है, एक्चुअल एग्जाम थोड़ी था ये। तो दिस काइंड ऑफ अफर्मेशंस आर इम्पोर्टेंट लास्ट मोमेंट पे। तो ऐसे करके वो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं एक्चुअल एग्जाम में। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे सोच के जाओ कि आई हैव नथिंग टू लूज, ठीक है, एंड गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अब थोड़ी सी इंग्लिश में बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक द सेम थिंग्स इन इंग्लिश। I would talk to you about 5 or 6 things. First thing is real purpose of mocks. You have to understand the real purpose of mock, which is to gain the stamina, to gain the endurance you need in the actual exam. Second is you need to perform in pressurized situation in the actual exam. So you are making a stimulation environment at home, but make sure that you do express yourself. When a cricketer goes for a practice match, so mock is a kind of practice match. So when a cricketer goes for a practice match, he just tries to express himself. So you have to express yourself. You have to plan your mock before you give it, and you do some experiments, you finalize your strategy, and you do not get scared, right? You identify your mistakes, you rectify them, and you go forward, right? So make sure that you do understand the real purpose of mock. The real purpose of mock is not to just give and take feelings that oh, I got less marks, so I should feel bad. Good marks, I should get overwhelmed. So it is not like that. Do not romanticize your mocks, right? Just try to perform in every mock with all your heart. And the purpose of actual mock starts from analyzing. Actually, it is not just to give and see your marks, because nobody will ask for your marks. Only you know your marks. You have to add some value after every mock in your preparation, right? So second thing I want to talk about is identify your mistakes. So you have to take 3-4 mocks that you have given already. You need to identify the topics which you are constantly doing wrong or constantly doing slow. Then this is called identification of mistakes. Okay. So identification of mistakes is very important. After that, we move on to rectification of the mistakes. So it is very important to take actions after you identify your mistakes. So take massive actions in the direction of rectifying those mistakes. So how can you rectify it? You should take one topic at a time from the topics you have identified from mocks, and you need to solve around 50 to 60 questions of every topic that you have been doing wrong constantly. Right? So what you have to do is you have to do 50 questions of every topic. So after 3-4 mocks, take one day for just call it rectification day and rectify your mistakes. So it is very important in quantitative aptitude and reasoning that you pick one topic, you do 50 questions, then you move on to the second topic, 50 questions, then you come back stronger for the next mock. For English, what you have to do is you need to identify those topics or those questions which you are constantly doing wrong, or take one mock at a time in English. You can take one mock at a time in English. And what you need to do is you need to just know that these kind of questions I am doing wrong, and I'm telling you that there is a range of questions which will repeat again and again. So it is very important you do identify your mistake. You try to know that what were you thinking, what were your intuition when you were solving the exam, you were solving this question, why you have done it wrong. You have to change your intuition. You have to know that this question should not be thought like this, and then you note down those mistakes in in a notebook. In a notebook, right? So this way you will improve in English. This is the only way that you write your mistakes after every mock, and you revise your mistakes, and then you do not repeat in the next mock. So by this way, it is a slow process and you will score high in coming exam, right? So next thing I want to talk about is look at your percentile, not your marks. Percentile is the better indicator. If you have scored like 92 percentile, it means that you are in the top 8% of the aspirants who have given this exam. Yeah, who have given this
particular mock, right? So percentile is a better indicator. It changes with the changing pattern or changing level of the mock, right? So look at your percentile, and if you are scoring around 70, 80, 90 percentile, then you are very much on the track. And by just identifying and rectifying a few mistakes and avoiding silly mistakes, you would score high in the upcoming mocks, right? So and next point is that you need to maintain balance between speed and accuracy. It is very important that in maths and reasoning you at least score with an accuracy of greater than 95%. Less than 95% accuracy in quant and reasoning is not acceptable. Yes, it is acceptable in English because we all know that English is not our first language, and it is acceptable to have even 88 or 90% accuracy in English, but not in quantitative and aptitude. So target 100% accuracy in quantitative aptitude and reasoning. So the next point and the last one and my favorite one is never stop believing in yourself. I have seen people who have scored so less in their last mock and they have done brilliantly well in the actual exam. So I would tell you that there are two things. That first thing is important, that you have that self belief that I have prepared. Doesn't matter that even if I've scored 50 percentile in the last mock, I can still go there and express myself and get great score. First thing is this. Second thing is that go with a mindset that you have nothing to lose. You will just enjoy the exam and you will get good marks. So this is it. If you believe in yourself, anything is possible. So make sure that you give me a thumbs up for this video, and you can subscribe the channel if you are new to this channel. So that's it. Thank you very much and all the best. Prepare hard.